भारत का नवीन संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रश्न है, क्या यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक से अधिक एकात्मक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसी का दूसरा अथवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघात्मक संविधान की विशेषता यह होती है कि शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न रहकर केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। इसमें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों की सीमा का निर्धारण संविधान में किया गया रहता है। केंद्र तथा राज्यों को अपने निश्चित सीमाओं में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना होता है। सामान्यतया किसी संविधान में संघात्मक संविधान के रूप में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे फर्स्ट, शक्तियों का विभाजन। सेकंड, लिखित संविधान। थर्ड, संविधान की सर्वोपरिता। फोर्थ, न्यायपालिका का अपराधिकार। फिफ्थ, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। फर्स्ट का विश्लेषण, शक्तियों का विभाजन। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। इन शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है एवं एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है, जो उसकी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। सेकंड है लिखित संविधान। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होती है, जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती है। इस प्रकार की शर्तों का लिखित होना आवश्यक होता है। संविधान के लिखित होने से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को अपने अपने अधिकारों के संबंध में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता है एवं वे एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करती है। थर्ड है संविधान की सर्वोपरिता। संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उनके संगठन, स्वरूप एवं शक्तियों की पूर्ण व्यवस्था संविधान में निहित होती है। संविधान उनके कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, जिसके भीतर ही वे कार्य करती है। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। फोर्थ है न्यायपालिका का अधिकार। संघीय संविधान में केंद्र और राज्य के आपसी झगड़ों के निपटारे का कार्य न्यायपालिका को सौंपा जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें उनके दी गई शक्तियों की व्याख्या अपने अपने पक्ष में कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। वह संस्था किसी के अधीन नहीं होती है। संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। न्यायपालिका द्वारा की गई संविधानों की व्याख्या से सभी आबद्ध होते हैं। फिफ्थ, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। लिखित संविधान स्वभावतः कठोर होता है। किसी भी राष्ट्र का संविधान एक अस्थायी दस्तावेज होता है। यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का कठिन होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सके जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। अतः उपरोक्त लक्षणों से युक्त संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं। यदि उपरोक्त लक्षण किसी संविधान में उपलब्ध नहीं होते तो वह संविधान एकात्मक कहलाता है। भारतीय संविधान में उपरोक्त समस्त गुणों का समावेश है। भारत के संविधान में दोहरी शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की इकाई के रूप में राज्य सरकारों की स्थापना की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त कुल शक्तियों को केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया गया है। भारत के संविधान को संशोधित करना भी सरल नहीं है तथा भारत का संविधान सर्वोच्च है एवं इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
इस प्रकार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, परंतु भारत के संविधान में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनके द्वारा इसका सुझाव एकात्मक शासन की ओर भी स्पष्ट होता है। फर्स्ट, भारतीय संविधान संकट काल में केंद्र को संपूर्ण देश की इकाई मानकर शासन करने का अधिकार प्रदान करता है। संकटकालीन स्थिति में राज्यों की भी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। सेकेंड, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या केंद्र द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल दो स्थितियों में कार्य करता है। प्रथम तो वह राज्य का प्रधान होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि होता है। दूसरे, राज्यपाल की नियुक्ति का मामला में उसकी कार्यपद्धति केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देती है। थर्ड, संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कि कुछ मामलों में राज्य के विधि निर्माण में केंद्र की सहमति आवश्यक बना देते हैं, परंतु व्यवहार में इस प्रकार की सभी प्रादेशिक विधियों को केंद्र औपचारिक रूप में अपनी सहमति दे देता है। यद्यपि राज्यपाल ही सारे राज्य में अधिनियमों को स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत है, तो भी कुछ नियमों पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। फोर्थ है, यद्यपि यह सत्य है कि केंद्र राज्यों के आर्थिक सहयोग देता है, परंतु यह आर्थिक सहयोग राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट नहीं करता, क्योंकि यह सहयोग मुख्य रूप से संविधान के अंतर्गत एक आर्थिक आयोग द्वारा किया जाता है। अतः संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं परंपराओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एकात्मक नहीं संघात्मक है, परंतु इस विषय में विभिन्न विचार प्रकट किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर ह्यूयर का विचार है कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें गौण रूप से कतिपय संघीय विशेषताएं हैं, न कि यह ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हों। इस प्रकार दुर्गादास बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यद्यपि इस संबंध में उपरोक्त दोनों विचारों को स्वीकार किया जा सकता है, जिनके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को मूल रूप से एकात्मक या अधिक से अधिक अर्धसंघात्मक कहा गया है, परंतु यह सत्य है कि भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था को जन्म देता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए संविधान सभा में कहा था, संविधान को संघात्मकता के एक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है,